गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछली वीडियो में अपने क्वांटम नंबर्स होती क्या है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में सीखा था। अब दूसरी जो क्वांटम नंबर है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। उसको उसी को सब्सिडियरी क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर बोलते हैं। इसको एल से डिनोट किया जाता है। ये अपने को बताती है सब सेल के बारे में, सब सेल का नाम बताती है। एक्चुअली में यही है क्वांटम नंबर जो अपने को ऑर्बिटल का नाम बताती है। ऑर्बिटल अपने पास होते हैं एस पी डी एफ, इस प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं। उसके नाम के बारे में अपने को एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगी। दूसरा है इसके बाद ये एनर्जी के बारे में बताएगी। साथ साथ ये जो ऑर्बिटल की शेप है, ऑर्बिटल की शेप जहाँ पर मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी, उसी को ऑर्बिटल बोलते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है उसकी शेप बताएगी कि कौन से फील्ड में ये ओरिएंटेड है। इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है वो कहाँ कहाँ पर किस रूप से, उसकी शेप क्या है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, वो अपने को बताएगी एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इसकी एल की जो वैल्यू है वो एल की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से। 0 को इंक्लूड करेंगे और ये एल की वैल्यू आती है n-1 तक। एन और बीच में यूनिट डिफरेंस के इंटीजर यूनिट डिफरेंस से एल की वैल्यू होगी। जैसे मान लो n की वैल्यू अगर 4 है तो n-1 एल की वैल्यू होगी 3। कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से। 0 1 2 3 4 संख्या होगी टोटल। मतलब जो एल टोटल वैल्यू होती है एल की, वो एन की वैल्यू के समान ही होती है। लेकिन अगर संख्या में अपन देखें तो n की वैल्यू से a कम होती है। मतलब अगर n की वैल्यू 5 है तो l की वैल्यू 4 तक जाएगी, लेकिन 0 को इंक्लूड करेगी तो 0 1 2 3 4, मतलब टोटल 5 संख्या होगी। तो इसी प्रकार देखें यहाँ पर अगर कि n की वैल्यू है, आप मान लो अपने पास n = 2 है, तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? l की वैल्यू 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। ठीक है, छोड़ो पहले इसको। पहले n की वैल्यू l की वैल्यू 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। अगर n की वैल्यू 4 हो तो n की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन कभी भी 4 नहीं होगी। मतलब n की वैल्यू की इक्वल नहीं होगी, n की वैल्यू से एक कम ही होगी। 0 से स्टार्ट होगी और n की एक वैल्यू से कम तक जाएगी, लेकिन l की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। 0 हो सकती है, पॉजिटिव होगी, 0 पॉजिटिव, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। इंटीजर वैल्यू होगी l की वैल्यू। तो अब देखें अपने को, ये तो होगी एल की वैल्यूज। अब अपन देखें कि एल की वैल्यू, अगर एल की वैल्यू 0 है तो इसके लिए सब सेल का नाम क्या होगा? उसके लिए सब सेल का नाम होगा एस सब सेल। ठीक है, और जो एल की वैल्यू अगर 1 है तो इसके लिए सब सेल का नाम होगा पी सब सेल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, एक दो बताएंगे सब सेल का नाम। और ये बताएगी शेप के बारे में, ऑर्बिटल की शेप के बारे में। मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो किस फील्ड में ओरिएंटेड है, वो किस स्फेरिकल शेप में ओरिएंटेड है या डबल शेप में या डबल शेप में ओरिएंटेड है, उस प्रकार उसके बारे में अपने को ये एल बताएगी। तो ये होगी इसकी एल = 0 के लिए इसकी जो सेल का नाम, सब सेल का नाम है वो होगा एस सब सेल। एल = 1 के लिए जो सब सेल का नाम होगा वो पी सब सेल। तो इसी प्रकार एल = 2 के लिए जो सब सेल है उसके लिए होगा डी सब सेल। एल = 3 के लिए होगा एफ सब सेल। ठीक है, अब अपने को जो शेप की, जो सब सेल की शेप है, जो ऑर्बिटल की शेप है, उसके बारे में देखना है। तो एस सब सेल का जो शेप होती है वो होती है स्फेरिकल शेप। ठीक है, स्फेरिकल मतलब राउंड में, एक स्फेरिकल के रूप में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो पूरे स्फेरिकल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पी सब सेल है, उसकी जो शेप होती है वो होती है डम्बल शेप। डम्बल जो अपन जिम में जो यूज लेते हैं ना डम्बल, वो डम्बल उसी के शेप में होगी। मतलब जो इस शेप में होते हैं ना, यहाँ से पकड़ने वाला होता है, ऊपर और नीचे जो वेट होता है वो है। तो जो इसकी एल = 2 की जो डी सब सेल है उसकी शेप होगी डबल डम्बल। मतलब इसमें दो लोब्स हैं। एल = 1 के लिए पी सब सेल में जो डम्बल शेप है उसमें दो लोब्स हैं, एक ये लोब इस, और मतलब दो लोब मिलके एक डंबल बना रही है। तो यहाँ पे क्या था? डबल डंबल, मतलब दो डंबल मतलब 4 लोब्स। तो यहाँ पे अगर दो
2 लॉब्स है तो यहाँ पे 4 लॉब्स होंगे, मतलब ये इस प्रकार से होगी ऑर्बिटल। इसमें 8 लॉब्स होती हैं, तो यहाँ पर 2D में सेल नहीं जा सकता, तो इसको अपन कॉम्प्लिकेटेड सेल बोलते हैं। मतलब जो ऑर्बिटल है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैले हुए हैं, वो किस प्रकार से फैले हुए हैं? L=0 के लिए स्फेरिकल शेप में, L=1 के लिए डम्बल शेप में, L=2 के लिए डबल डम्बल शेप में, और ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो अब अपन देख लेते हैं कि साथ में ये एनर्जी जो ऑर्डर होता है, जो एनर्जी का ऑर्डर होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है। S से ज़्यादा एनर्जी होती है P की, P से ज़्यादा एनर्जी होती है D की, और D से ज़्यादा एनर्जी होती है F की। किनके लिए? उनके लिए जिनके लिए n की वैल्यू सेम है। अगर n की वैल्यू 4 है सभी के लिए, तो इनका ऑर्डर ये होगा। ठीक है। और मान लो कि सभी p ऑर्बिटल्स हैं, तो उनके n की वैल्यू वेरिएबल हो रही है, तो उसके लिए जो एनर्जी का ऑर्डर का, मान लो n की वैल्यू है, l की वैल्यू है मान लो 1 है, n की वैल्यू 1 के लिए p सबसे है, तो p हो गया। और n की वैल्यू मान लो 2 3 4 5 इस प्रकार से है, तो 2p 2d सॉरी 2p, एक मिनट को, 2 l की वैल्यू तो सेम है आपके पास, 2p 3p 4p, इस प्रकार से एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो ये होगा। ठीक है, एनर्जी का ऑर्डर होगा वो अपने पास इस प्रकार से होगा। अब अपन देख लेते हैं n की और l की वैल्यू लेके देख लेते हैं। अगर मान लो कि n की वैल्यू अपने पास 2 है, तो l की जो वैल्यू है वो होगी 0 होगी और 1 होगी, 0 और 1। तो 0 के लिए जो l की वैल्यू होती है, उसके लिए जो सब ऑर्बिटल का नाम है वो होगा s ऑर्बिटल, और इसके लिए p ऑर्बिटल। तो n की वैल्यू 2 है, तो 2 0 0 के लिए s 2s और 2p। इसी प्रकार n की वैल्यू 4 है, तो इसमें l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो 0 के लिए, l की वैल्यू 0 के लिए जो अपने पास सबसे का नाम है वो s ऑर्बिटल है, 1 के लिए p ऑर्बिटल है, 2 के लिए d ऑर्बिटल है, और f के लिए सॉरी 3 के लिए f ऑर्बिटल है। तो अपने पास उसको अपने लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 4s 4p 4d और 4f, कुछ ये जो नाम होंगे वो होंगे इनके नाम। अब एक चीज और, दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि सर 1p क्यों नहीं होता, सर 2d क्यों नहीं होता, 3f क्यों नहीं होता। उसके लिए अपना बात करेंगे कि 1p क्यों नहीं होता, 2d क्यों नहीं होता, 3f क्यों नहीं होता। तो इसके लिए n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 1 है, और l की वैल्यू क्या है? p की वैल्यू l के लिए होगी 1, यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या है? 2 है, और d के लिए l की वैल्यू होगी 2, l इक्वल टू यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे p f के लिए जो l की वैल्यू होती है वो होती है 3। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू है, उससे एक कम होगी l की वैल्यू लीजिए, लेकिन यहाँ पे तो इक्वल है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 2d है, n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 2 है, तो कभी भी l की वैल्यू n की वैल्यू से n की वैल्यू की इक्वल नहीं हो सकती, n की वैल्यू से एक कम ही होगी। तो ये 2p तक हो सकता था, l की वैल्यू 2d है, यहाँ पे p तक हो सकता था, क्योंकि l की वैल्यू 1 तक हो सकती थी। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 1 तक हो सकती थी। 1 के लिए ऑर्बिटल का जो नाम है वो है p ऑर्बिटल, तो ये 2d भी नहीं हो सकता। तो 3f में n की वैल्यू वो 3 है, और जो f ऑर्बिटल के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 3 होती है। तो लेकिन ये तो कॉम्बिनेशन बैठ ही नहीं सकता कि n की वैल्यू के इक्वल l की वैल्यू हो, n की वैल्यू से एक कम ही होगी l की वैल्यू होगी, तो ये भी कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। तो मतलब 1p नहीं होता, 2d नहीं होता, और 3f नहीं होता। और अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि एक पर्टिकुलर सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर सबसेल कौन सी होती है? SPDF। तो उसके लिए अपने जो पास जो फॉर्मूला है वो होगा 2
की वैल्यू एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, इस प्रकार से होगी। तो जो एस ऑर्बिटल है या सबसेल मान लो, तो उसके लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इस प्रॉब्लम में एल की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 ये होगी, जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अगर पी सबसेल के लिए जो एल की वैल्यू होती है, एक पर्टिकुलर सबसेल की बात करें अपन, ओनली पर्टिकुलर सबसेल मतलब ओनली पी सबसेल के बारे में, तो एल की वैल्यू होगी वो 1 होगी। इस फॉर्मूले में अगर 1 रखेंगे वैल्यू एल की जगह, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो टोटल आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब उसके बाद में अपने को ऑर्बिटल की संख्या वो बताएगी कितनी होगी एक सबसेल में, वो अपने को बताएगी आगे सॉरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जहाँ पे स्प्लिटिंग होगी तो वो अपने को बताएगी कितने ऑर्बिटल्स होंगे। उसी प्रकार अगर अपन बात करें तो डी सबसेल में, तो टोटल डी एल की वैल्यू, डी के लिए एल की वैल्यू होती है 2, तो 2 दूनी 4 प्लस 5 1 5 5 दूनी 10, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी प्रकार एफ जो सबसेल है उसमें टोटल होंगी, एल की वैल्यू होती है एस के लिए, एफ के लिए 3, तो 3 दूनी 6 प्लस 1 7 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन होंगी अब सबसेल में। इसके बाद में ये जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है ये बताती है अपने को एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम के बारे में। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो अपन देखते हैं, एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो होगा एल प्लस 1 और बाहर होगा h/2 पाई को अपन h कट लिख सकते हैं। ये जो एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम है उसका ये फॉर्मूला है। अब जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो अपने को बताती है नोड्स के बारे में। नोड्स के बारे में मतलब जो नोड इनको बोलते हैं, नोड बोलते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो होती है 0, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं उसको बोलते हैं नोड। अब उसकी नोड होती है 2 प्रकार की, एक तो होते हैं रेडियल नोड, एक होते हैं एंगुलर नोड। टोटल नोड होते हैं वो एक n-1 होते हैं। एंगुलर नोड होंगे वो होंगे l, और जो बाकी n-1 में से जो l हटा देंगे तो n-l-1 ये होंगे रेडियल नोड। जो टोटल नोड इन दोनों का एड होगा, ये n-1 आए कहाँ से, n-l-1 माइनस प्लस l, दोनों को जोड़ के टोटल नोड आए n-1। तो जो अब देखो नोड, ये अपना न्यूक्लियस है, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। तो पहला सेल इसके लिए 1s, दूसरे सेल में मान एल की वैल्यू 0 है, 2s, 3s। तो जो नोड होता है न्यूक्लियस, और पहला जो बोलते हैं न्यूक्लियस और जो सेल होता है उनके बीच में नोड को नहीं लेते, और जो इनफाइनाइट जो सेल है और जो आउटर मोस्ट जो सेल है और इनफाइनाइट है उनके बीच में कोई भी नोड नहीं लेते। मतलब इसके बारे में जो भी, अगर आप 3s की बात करें तो यहाँ से लेकर आगे की जो बात है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है उनको नोड में नहीं गिनेंगे। दूसरा जो न्यूक्लियस और जो पहला सेल है उसके बीच में नोड है उसको अपन नोड नहीं बोलेंगे। तो मान लो अपने पास 1s लिया, तो 1s ये है तो इसको तो अपन नोड में काउंट नहीं करेंगे। तो 1s इसके लिए n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो n की वैल्यू 1 है तो टोटल नोड क्या होंगे n-1। n की वैल्यू इसके लिए s के लिए n की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे एंगुलर नोड होगा ही नहीं। और जो रेडियल नोड है वो रेडियल नोड कितने होंगे, n होगी 1 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 1 0, मतलब जो 1s है उसमें कोई भी नोड नहीं है। जो दूसरा सेल है जो दूसरा ऑर्बिटल है 2s, उसमें मतलब सेल हो गई, ये सेल हुआ, इसमें जो नोड है वो नोड होगी ये जो स्पेस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा मान लो ये नोड है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जो सेल ऑर्बिटल होते हैं उनके चारों ओर से निकालते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। बाकी जो स्थान है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती। तो ये जो स्पेस है 1s से लेकर 2s के बीच में जो स्पेस है इसको नोड बोलते हैं। ये पूरा नोड है, ये यहाँ से लेके ये पूरा इसके और इसके बीच में जो स्पेस है वो उसको नोड बोलते हैं। ये भी नोड हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक नोड, ये जो नोड बोल रहे हैं। मान लो 3s अपने पास, तो 3s के लिए नोड कितने होंगे, 3s, n की वैल्यू 3 है तो टोटल नोड कितने होंगे n-1, मतलब 3 - 1 2 नोड होंगे। 2 नोड कौन से होंगे 3s के लिए, एक तो ये नोड हुआ,
एक ये नोड हुआ, दो नोड। तो यहाँ पे जो एस के लिए एल की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे तो एंगुलर नोड होगा ही नहीं। तो अगर अपन एंगुलर नोड की बात करते हैं तो एंगुलर नोड मान लो अपन देख रहे हैं 4p में, तो 4p में अगर p की वैल्यू एल की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू 4। तो एल की वैल्यू 1 के लिए एंगुलर नोड होगा 1 होगा, और जो टोटल नोड होंगे वो होंगे 4 - 1 3, और जो रेडियल नोड है वो क्या होंगे 4 - 1 - 1, मतलब 2 रेडियल नोड होंगे। ठीक है, तो देखो जहाँ से एस पी डी जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे जो रेडियल नोड होते हैं वो 0 होते हैं, मतलब एस स्टार्ट होता है 1 से, पी स्टार्ट होता है 2 से। तो 1s में कोई रेडियल नोड नहीं है, एंगुलर नोड भी नहीं है, मतलब नोड तो है ही नहीं, 1s में तो नोड है ही नहीं। जब पी स्टार्ट होता है 2p से, तो इसमें जो रेडियल नोड है वो 0 होगी, जो एंगुलर नोड है वो 1 होगी। तो टोटल नोड कितनी हुई 1। रेडियल नोड तो है ही नहीं इसमें, एंगुलर नोड है वो भी है 1। और जो 3D है इसमें केवल और केवल 2 एंगुलर नोड होगी, कोई रेडियल नोड नहीं होगी। टोटल कितनी नोड हुई 2। ठीक है, इसी प्रकार ये देख, मान लो कि अपने पास जो मान लो कोई है, ये मान लो 4p ले लिया पर, मान लो कि 5d है 5d, तो n की वैल्यू इसके लिए होगी 5 और n की वैल्यू है वो है 2। तो यहाँ पे जो टोटल नोड होंगे वो होंगे 4, 5d के लिए टोटल नोड होंगे 4। तो जो रेडियल नोड है या नोडल सरफेस है वो कितनी होगी 5 - 2 - 1, तो वो होगी 2। और जो एंगुलर नोड है 5d के लिए वो होंगे 2, जितनी एल की वैल्यू होगी उतनी एंगुलर नोड होगी।